नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत करती हूं। और हम देख रहे हैं लूसेंट के सामान्य ज्ञान जीके, और इसमें हमने कुछ कवर कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को देख लिया था हमने। आज हम देखते हैं पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश को। और आप विस्तृत अध्ययन के लिए जीके के इस पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। तो कुछ ब्लर हो रहा है, एक सेकंड। देखते हैं। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए वंश का उद्भव हुआ उसे मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूत, परवर्ती, गुप्त, गौड़ या गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्यभूत वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूत ही था, ये महत्वपूर्ण है। और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर में थी। वर्तमान में या यहाँ पे है। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। आगे प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, और जिसे परम भट्टारक या महाराजाधिराज की जैसी सम्मान की उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? यशोमती। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। तो देख रहे हैं, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। इनके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह ब्रह्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। यानी कि यशोमती की पुत्री थी राजश्री, और उनके पति की हत्या कर दी और उनको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त ने मित्र गौड़ नरेश शशांक से धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखो, राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई, मतलब राजश्री के भाई राज्यवर्धन थे, उनकी भी हत्या कर दी। किसने की? नरेश शशांक ने धोखा देकर किया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्ध वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया। जहाँ पे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, इसने उस बौद्ध वृक्ष या बोध गया को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु 606 में, और 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया। तो जब राजवर्धन की मृत्यु हुई 606 में, 16 वर्ष की ही अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ गया। हर्ष के शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है। किसको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, और इसे परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा के बीच के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुए।
पराजय हुआ। किसकी? हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और जिसमें हार किसकी हुई थी? तो हर्ष की हुई थी। आगे देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ की संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे थे तथा 643 में एवं 645 में भी चीनी दूत उनके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने पूर्वज भगवान शिव, सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव के परम भक्त थे। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म, महायान शाखा, राजाश्रय प्रदान किया तथा वह बुद्ध पौड़ बन गया। आगे देखते हैं। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में ही नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष समारोह आयोजित किया जाता था, जिसमें महामोच्छ प्रसिद्ध कहा जाता था। हेनसांग छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। ये बाणभट्ट जिसने इनकी रचना है हर्षचरिता, और ये किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भुरचु थे। भरचू। और इनकी रचना है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नाम की 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिखे। हर्ष को भारत का अंतिम सम्राट कहा गया है, लेकिन ना तो कट्टर हिंदू था ये, और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा, महासामंत कहे जा सकते हैं। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति और प्रत्येक भुक्ति का शासन राजस्थानीय, उपरिक तथा या अथवा राष्ट्रीय कहलाता है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संख्या विषय जिसका प्रधान विषय पति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन उनकी सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच पटलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामाच पटलिक। आगे देख लेते हैं। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, तो भंडी ये प्रधान सचिव था हर्ष के शासनकाल में। सिंहनाद ये प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा दंड पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर और जो पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण है। जो अश्व सेना के अधिकारी हुए उनको क्या कहा जाता था? मतलब जो घोड़े पर चढ़ते थे,
सेना जो घोड़े से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे उनको क्या कहा जाता था? उनको बृहदेश्वर कहा जाता था। और जो सेना पैदल चलकर अपना कार्य करती थी उनको बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। आगे देखते हैं। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्ययंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये भी महत्वपूर्ण है कि हर्ष के समय जो है मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश या पल्लव वंश को। तो पल्लव वंश का संस्थापक सहिष्णु। चलिए इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये 10-11 मिनट का वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद।